साची आ जाए तो बता देना भाई कोई मुझे। साची यही है, साची झा? चलो, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 into 10 की पावर -10 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10, 1 into 10 की पावर -12 मीटर होता है बच्चे। आपके पास ये एंगस्ट्रॉम था, इससे आपने पिकोमीटर में कन्वर्ट किया, मतलब कि आपको इससे क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 52.9 n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर का फॉर्मूला आ गया। अब मैं आपको ये फॉर्मूले कैसे आए ये दोबारा नहीं बता रही हूँ, आपको बस ये मतलब ध्यान रखना है कि क्या फॉर्मूले हैं। अगर आप हाइड्रोजन की रेडियस निकालते हो तो आपका फॉर्मूला होता है ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। इसमें ए नॉट आपका क्या है भाई? ए नॉट क्या है, भी बताया था भाई, क्या निकला ए नॉट? कोई बताएगा मुझे ए नॉट क्या है? अगर ये एंगस्ट्रॉम है तो 0.0529 इज ए नॉट। बोलो भाई, समझ में आई बात? मैम। ए नॉट की वैल्यू है। वैल्यू है ए नोट की। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन का रेडियस मुझे बताओ, हाइड्रोजन रेडियस इन फर्स्ट ऑर्बिट, इन फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा, तो आप बता सकते हो हाँ या ना? आर इज इक्वल टू में 0.0529 और एन की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू भी 1 स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। आंसर कितना आ गया? 52.9 पिकोमीटर इज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन वन ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में, ऐसे ही सेकंड ऑर्बिट में बोल दिया जाए, थर्ड ऑर्बिट में बोल दिया जाए, निकल जाएगी सिया, है ना? सिया हो जाएगा। अगर मुझसे रिलेशन, अगर मुझे बोल दिया जाए कि एक क्वेश्चन है ये आपका कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट इज 0.53 गिवन है, 53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 0.053 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द रेडियस ऑफ हीलियम एटम, हीलियम प्लस, फाइंड द रेडियस ऑफ हीलियम प्लस एटम ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। क्वेश्चन समझ में आया वो क्या पूछ रहा है मुझसे? हीलियम प्लस की सेकंड ऑर्बिट में रेडियस पूछ रहा है। फर्स्ट वाले इसमें हाइड्रोजन की उसमें रेडियस ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, जब आपको हाइड्रोजन की रेडियस ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है हाइड्रोजन की रेडियस? हाइड्रोजन की 0.053 एंगस्ट्रॉम। ये वाला क्लियर दिख रहा है बच्चे? 0.053। एन स्क्वायर क्या है आपके? ए नॉट होता है भाई, ए नॉट। एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी हाइड्रोजन के लिए? 1, जेड के लिए 1। ए नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 0.053 एंगस्ट्रॉम। बोलो भाई। अब आपको हीलियम के रेडियस निकालना है, हीलियम के लिए निकल जाएगा, हीलियम के लिए सेम वही फॉर्मूला, ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन में जेड। ए नॉट की वैल्यू 0.053 है यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी गिवन था। अगर ना गिवन हो तो हमें ए नॉट की वैल्यू पता है, लेकिन कभी कभी होता है कि क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे गिवन होती है ऑलरेडी। क्लियर है? मीटर में हो सकती है, पिकोमीटर में, या किसी चीज में गिवन होगी। 0.053 मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू क्या है? सेकंड ऑर्बिट में निकालना है मुझे हीलियम का, 2 का स्क्वायर, और जेड की वैल्यू क्या होती है हीलियम के लिए? 2। बोलो भाई आंसर कितना आएगा? 0.106 कर दिया मल्टीप्लाई। 0.053 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये 2 से तो कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है बच्चे? 3 2 6 0.106 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? 106 आ रहा है भाई। ठीक है भाई, बात समझ में आई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? मैं रिपीट कर दूं एक बार? क्या रिपीट करो बच्चे? आपके पास ये फॉर्मूला है रेडियस के लिए। अरे भाई मैं हर जगह 0.0 लिख रही हूँ, 0.529 है। चलो इसमें तो ये ऑलरेडी गिवन था, इसको भी ठीक करो। 0.53, 0.529 है बच्चे एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, 0.529। ठीक है, ठीक है भाई। एंगस्ट्रॉम में पिकोमीटर, क्योंकि पिकोमीटर में तो उसका वो जाएगी ना, 2 नंबर ही तो आगे जाएगा। 52.9 पिकोमीटर में कितनी थी? 52.9, ये वाला ठीक है।
0.529 52.9 पिकोमीटर हो जाएगा आपका। बाकी सब ठीक है, कैलकुलेशन भी ठीक है सारी, ठीक है भाई, आया ना? ma'am. हो गए क्या तुम लोग? No, ma'am. चलो उठ जाओ अब, ठीक है। अब हमें कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बातें करनी है एब्जॉर्प्शन और इसके बारे में, एनर्जी के बारे में हमें पता करना है कि हमने एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है। कितना आंसर आ जाएगा इसका अगर ये 0.53 हो जाएगा तो 1.06 आ जाएगा। 1.06. 1.06 एंगस्ट्रॉम। अगर आंसर आप देख लेना बच्चे एग्जाम में, कभी मीटर में गिवन होता है, कभी पिकोमीटर में गिवन होता है, तो अलग अलग आपको आंसर गिवन हो सकते हैं। अब आपको ये फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मैं नहीं बता रही हूँ, बस आपको याद रखना है। वेलोसिटी इक्वल टू में क्या बताया था भाई, 2.18 इंटू 10 की पावर कितना बताया था, याद है किसी को? पिछली बार बताया था कितना, 6 8 z अपॉन Ma'am, में 8। किसी ने लिखा? बच्चे नोट्स बना लो, नोट डाउन किया करो, ऐसे ही मत रहा करो। श्रेया सुन रहे हो बच्चे? नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है बच्चे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सीबीएसई में भी आपके इसमें डेरिवेशन कहीं नहीं आएगा। जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन आता है ना, केमिस्ट्री में आपका डेरिवेशन नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए मैं ये जो पार्ट है ना आपका, ये डेरिवेशन वाला, ये नहीं करवा रही हूँ। मैंने सिर्फ रेडियस वाले के लिए करवाया था, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम लोगों को मतलब ऐसे हवा से, है ना भाई? किसी को समझ में आया था रेडियस वाला जो करा था डेरिवेशन? सिद्धार्थ समझ में आया था? मैम तो थोड़ा 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 तो तुम लोग कहीं डेरिवेशन के पीछे ना भाग लो, बस इतना ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूले कहाँ कहीं ना कहीं से आ रहे हैं आपके पास। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, जैसे कि 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, यही था ना, एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। और ऐसे ही वेलोसिटी का 2.12 जेड अपॉन में एन। ऐसे ही आपका एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला निकलता है वो होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 18 एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर आपका जूल में, ठीक है भाई? जूल पर अगर आप जूल में आंसर निकालते हो, जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, इसका उल्टा होता है रेडियस का। रेडियस जो होती है उसकी अपोजिट होती है ना, क्या बोला मैंने इसका? हाँ, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। हमने फॉर्मूला किसी ने देखा है भाई ये वाला फॉर्मूला इस तरीके का अपनी बुक में अंदर पढ़ा? ये फॉर्मूला जो है कहाँ से आ रहा है ये नहीं बता रही हूँ, बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ये आपका कब है, जब जूल में आपकी एनर्जी गिवन हो। किसमें गिवन हो बच्चे? जूल में जब आपकी एनर्जी गिवन होगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस, क्या करेंगे 10 की पावर माइनस 18। बच्चे माइनस में होता है क्योंकि ये एनर्जी जो है आपकी क्या होती है, एनर्जी जो है आपकी बच्चे वो नेगेटिव होती है। क्यों हो रही है नेगेटिव? क्योंकि आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन जब आएगा बच्चे दूर से आ रहा है, आपके कोई भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जो गिर, मतलब ये एनर्जी है जो इस वाले फर्स्ट ऑर्बिट की, मैं किसके रिस्पेक्ट में मान रही हूँ? कोई जो दूर से एक एटम आ रहा है उसकी, ठीक है? तो ये जितना भाई यहाँ से नेगेटिव साइन क्यों है, ये क्वेश्चन आप कभी आ जाता है एग्जाम में कि नेगेटिव में क्यों है एनर्जी आपकी, ई जो आपकी है वो नेगेटिव क्यों है? क्यों है बच्चे? क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन जितना पास आते जा रहा है, पास आते जा रहा है, इसकी एनर्जी क्या होती जा रही है? एनर्जी क्या होती जा रही है? नीचे नीचे डाउन होती जा रही है। और जब ये एकदम सेंटर में आ जाएगी तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस बात को समझो, ये सिर्फ थ्योरेटिकल समझने वाली चीज है, इसमें कैलकुलेशन वाला मतलब मैथमेटिकल नहीं है ये चीज। आप ये नेगेटिव हम क्यों ले रहे हैं कि जैसे जैसे मेरी एनर्जी को, ये हम पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज का है, ये इसके पास आता रहेगा, तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी बच्चे? 0। जब दोनों की एनर्जी का चेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा जब, तो मतलब कि ये यहाँ से, समझ रहे हो, ये माइनस का 2 रहा होगा, फिर माइनस का 1 रहेगा, फिर क्या आ जाएगा? ये 0। इसलिए मैं इसे नेगेटिव ले रही हूँ कि ये दूर से जब आ रहा है तो इसकी एनर्जी क्या होती जा रही है बच्चे? बढ़ती जा रही है। बात समझ में आई? बढ़ती जा रही है, लेकिन नेगेटिव उसमें क्या हो रहा है, ये एनर्जी जो है क्या होती जा रही है? नीचे आते आते ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कम होती जाती है ना बच्चे। तब ग्राउंड स्टेट में आप एनर्जी लेके आ रहे हो किसी चीज की, और एक चार्ज को वहां दूर से इधर लाने में जो होती है एनर्जी वो नेगेटिव होती है, बस इतना याद रखो, ठीक है? किसी चार्ज को दूर से पॉजिटिव चार्ज के पास लेकर आ रहे हो तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आती जाएगी। क्लियर है बात? यस मैम। अब मुझे एक बात बताओ,
अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन, अगर इसी चीज को मैं उससे बात करूं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, वो पास आते रहेगा, तो वो पॉजिटिव, उसकी नेगेटिविटी कम होती रहेगी ना बच्चे, बात समझ में आई? पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये -5 वोल्ट का, अगर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, तो वो जैसे जैसे इसके पास आता रहेगा भाई कम होता रहेगा ना, -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, है ना, ऐसे ऐसे करके वो 0 होगा, इसलिए मैं इसको नेगेटिव लेती हूँ एनर्जी। अब समझ में आई बात क्या कह रही हूँ मैं? तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी का जो फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे ही याद रख लो कि अगर ये आपका उसमें है 2.8 जूल में है, -18 क्या था भाई, Z² बाय n² का फॉर्मूला होता है एनर्जी के लिए। अगर मुझे एनर्जी निकालनी हो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में निकाल सकती हूँ। n क्या है आपका, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और z क्या है आपका, एटॉमिक नंबर। ठीक है, z क्या है आपका, एटॉमिक नंबर है। आप एनर्जी किसी भी ऑर्बिट की निकाल सकते हो। सेम यही एनर्जी आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपके पास फॉर्मूला, अगर उसने, ये तो है आपकी जूल में, और अगर उसने पूछ लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये है जूल पर मोल, और अगर मुझसे उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछिए तो ये 13.6 लिखते हैं इसको। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलो भाई हाँ या नहीं, इतनी बात क्लियर है? अब जरा एक और चीज हमने भी रिलेशन किया था, अभी हम सारे फॉर्मूले बता रही हूँ, फिर हम क्वेश्चन करने वाले हैं इससे रिलेटेड, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एच न्यू, ये किया था भाई, याद है किसी को भी फॉर्मूला किया था एच न्यू वाला? यस मैम। हाँ, अभी आपने बोला ना कि जूल से किस चीज में कन्वर्ट होगी, तो उसकी वैल्यू -13.6 होगी। इसका ये जूल मैम से इसे कैसे कन्वर्ट EV किया, क्यों कैसे कन्वर्ट किया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल होता है बच्चे। बात समझ में आई? अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, तो 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, ऐसे करके 2.18 को आपने 1.66 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड दिया, तो आपके पास आंसर ये आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हुई बात? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, ठीक है, इसलिए इसका जो एनर्जी की वैल्यू है वो ये आ गई। कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन में आंसर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होता है, और ये वैल्यूज आपको याद भी रखनी पड़ेगी। हाइड्रोजन निकाल के बताते रहो मुझे फटाफट से, अगर कोई भाई किसी की कैलकुलेशन अच्छी है या नहीं भी है तब भी। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में आपके पास, फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी रहेगी, -13.6, बोलो दोनों 1 1 हो गए। सेकेंड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी रहेगी, -13.6 डिवाइडेड में 4, कितना आया, 3 पॉइंट कितना आ रहा भाई, 3.4। यस मैम 3.4 3.4 आया। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज याद रखना। E3 में, थर्ड ऑर्बिट में कितनी होती है, ये वैल्यूज अगर आपको याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन बड़ी इजीली कर सकते हो। अभी बताऊंगी जो एक्साइटेड स्टूडेंट्स कहेंगे 3 3 जा 9, 9 से डिवाइड किया कितना आ रहा है भाई, माइनस का 1.5 अप्रॉक्स 1.5 आ रहा है। मैम 1.51 1.5 है। 1.5 आगे 1.5 1.51, ठीक है भाई। यस भाई आपको ये मतलब याद होनी चाहिए कि सेकंड ऑर्बिट में -3.4 इलेक्ट्रॉन है, E3 की 1.5 है, और E4 में भी कितना है वो भी देख लो, -13.6 डिवाइडेड में कितना भाई, 4 4 16, कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, बोलो भाई कितना आ रहा है, 0.53। कोई बताएगा भाई कितनी वैल्यू आई, 13.6 को आपने डिवाइड किया है किससे, 16 से, कितनी आई, 0.85 माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका यूज क्या भी बताती हूँ। आपके पास हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो है, अब आपके पास हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। एक चीज छूट गई भाई जो मुझे याद आ रही थी पीछे पर, लेकिन मुझे पता ही नहीं मैं क्या करवा रही थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो सुन लो।
आपके पास जो भी ये जो बोहर का मॉडल था, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? हाइड्रोजन के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था बच्चे? हाइड्रोजन की स्पीशीज के लिए था। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा था भाई? ये जो हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्बिट जो भी आपका है हाइड्रोजन स्पीशीज में, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, ऐसे ही ये सेकेंड ऑर्बिट अगर आपका होगा, तो ये अगर यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। बोलो भाई हाँ या ना? हाँ, ये वाली बात बता दी थी जो छूट गई है, पहले इसको सुनते हैं। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू सी अपॉन में लैम्डा लिखती हूँ मैं। न्यू की वैल्यू यही होती है भाई, सी अपॉन में लैम्डा, हाँ या ना? यस मैम। एक और यस मैम। यही होता है, एच न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में लैम्डा। क्या मैं ये लिख सकती हूँ 1 लैम्डा इक्वल टू में ई बाय एच सी? क्या मैं 1 बाय लैम्डा को ये लिख सकती हूँ न्यू बार? हमने पढ़ा है भाई वेव नंबर, क्या बोलते हैं इसे? वेव नंबर बोलते हैं ना 1 बाय लैम्डा को, स्टार्टिंग में बताया था क्लास के, याद हो तो। E बाय एच सी जब आप कर रहे हो 2.18 इंटू 10 की पावर -18 को, H की वैल्यू कितनी थी? 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, इसको आपने रखा माइनस का नहीं 8 पॉजिटिव का, ये वैल्यू रखी, और आपके पास E की वैल्यू कितनी थी भाई? ये कितना आया था? 2.18 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में Z स्क्वायर अपॉन में N स्क्वायर था। क्या मेरे से अगर मुझे क्वेश्चन में वेव नंबर पूछ दिया हो, वेव नंबर, तो मेरे पास फॉर्मूला जो है होता है वो क्या होता है? 109677। ये क्या निकली भाई? ये वैल्यू इन सबको कैलकुलेट करके निकली है। बात समझ में आई? ठीक है, वेव नंबर इक्वल टू में अगर मेरे सामने वेव नंबर की बात हो रही है, Z अपॉन में N स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यूनिट याद रखना। ठीक है भाई, बात समझ में आई? ये आपका एक और फॉर्मूला होगा। तो इस तरीके से आपके इस चैप्टर के अंदर वेलोसिटी का 2.18 इंटू 10 की पावर कितना था? 8। यस मैम। Z अपॉन में N, यही था ना भाई? Z अपॉन में N था। और आपके फॉर्मूले उनको आप लिख लेना एक जगह पे और याद रख लेना भाई, ठीक है? हाँ हेलो बोलो। हेलो हाँ बोलो बच्चे। मैम मुझे समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ। 2.18 इंटू 10 की पावर 8 वेलोसिटी का फॉर्मूला है Z बाय N। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वेव नंबर का फॉर्मूला याद रखना है। एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है। क्या था भाई? कौन बताएगा मुझे? एनर्जी का 2.18 इंटू 10 की पावर -18 Z स्क्वायर अपॉन में N स्क्वायर, ठीक है? और रेडियस में ठीक इसका उल्टा हमारा जा रहा था क्या? 0.529। मुझे नहीं पढ़ना, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय बाय। N स्क्वायर अपॉन में Z, ठीक है? मैं फिर बता रही हूँ, सिर्फ वही मतलब जिसे जाना है वो जाओ, मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो तुम, ठीक है? तो वही बच्चा रहेगा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक। बहुत सारे इसमें से कम हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है 55 से सिर्फ 20 रहने वाले हैं, क्योंकि इतनी मतलब मोटिवेशन पूरे साल। रौनित आप जा रहे हो या फिर मैं आपको आउट करूं क्लास से? रौनित मैम 5 मिनट बाद जाऊंगा। तो शांति से रखो क्लास के अंदर, सुन लो। ओके मैम। ओके ठीक है, अपना माइक ऑफ करो। ओके मैम। रेडियस इज इक्वल टू में 0.529 अपॉन में क्या था भाई? N स्क्वायर बाय Z एंगस्ट्रॉम में, ठीक है? ये आपके 4 फॉर्मूले हैं, इसको आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था बच्चे, वो क्या था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपके साथ क्या हो रहा था? आप एक ऊपर से जो एनर्जी है वो क्या होगी बच्चे? नीचे जब आएगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा, ठीक है? अप्रीता मिश्रा कौन है? मैम। यस मैम प्लीज माइक ऑफ कर दो। बच्चे मैंने इसको ब्लॉक करा और बाहर ही कर दिया। चलो अब आगे हम ग्राउंड स्टेट क्या होती है और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है ये देखते हैं। ग्राउंड स्टेट मतलब कि बच्चे समझ गए, ये जो न्यूक्लियस है इसके जो फर्स्ट अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ग्राउंड स्टेट में रेडियस बताओ, मतलब कि वो n इक्वल टू 1 की रेडियस पूछ रहा है। क्लियर है ये बात? कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है। व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन एटम ऑक्यूपाई द लोएस्ट अवेलेबल ऑर्बिट इट इज सेड टू बी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब कि वो क्या बोल रहा है? अगर हाइड्रोजन के केस में बोल रहा है तो हाइड्रोजन के केस में n इक्वल टू 1 है आपका ग्राउंड स्टेट। क्लियर हुई बात? हाँ या ना?
अब जो एक्साइटेड, प्रियंका क्या कह रही है? यस मैम कह रही थी मैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर उसने बोला है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की रेडियस बताओ कितनी है, तो यानी कि वो मुझे किसकी बात कर रहा है? n इक्वल टू 2 की बात कर रहा है हाइड्रोजन के केस में। अगेन ग्राउंड स्टेट ये वाली जो न्यूक्लियस के एकदम n इक्वल टू 1 है जिसका, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी हो गई? ये वाली। यहाँ से फर्स्ट एक्साइट करेगा, यही करेगा ना, क्लियर है? तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माने n इक्वल टू 2। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट एक्साइटेड। मैम हाँ बच्चे, मैम एक्साइटेड स्टेट में जो n की वैल्यू होगी वो हम 2 में रखेंगे, मतलब 2 ऑर्बिट की बात की है, और ग्राउंड स्टेट में 1 ऑर्बिट की। हाँ अगर उसने पूछ लिया सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट Yes, एक्साइटेड स्टेट अगर n इक्वल टू 2 है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? 3। 3। ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट, ये न्यूक्लियस है, ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, और ये आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है भाई? यस मैम। दोबारा वो पॉइंट रिपीट कर दो। बच्चे आपके पास जो न्यूक्लियस के ठीक पास में ये वाला ऑर्बिट है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, जिसमें n की वैल्यू 1 है। क्वेश्चन आ जाएगा कि एनर्जी बताओ हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में कितनी है, एनर्जी बताओ हाइड्रोजन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी वाली हुई? ठीक इसके बाद वाली, जिसकी वैल्यू हो गई n इक्वल टू 2। क्लियर है? उसने नहीं बताया कि सेकंड ऑर्बिट में बताओ, फर्स्ट ऑर्बिट में बताओ, उसको नहीं बोला, उसने बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिस वन, ग्राउंड स्टेट के ठीक ऊपर वाली n इक्वल टू 2 जिसकी वैल्यू है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज दिस n इक्वल टू 3। ठीक है, बस अब इससे ज्यादा नहीं, इतनी इतनी छोटी सी बात। ठीक है भाई, अब मुझसे वो पूछ ले, अगर वो पूछ ले कि कितनी पॉसिबल आपके पास एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है, बताती हूँ। एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये बताओ मुझे। एब्जॉर्प्शन मींस क्या? जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से जंप करेगा अपनी हायर उसमें, तो वो क्या करेगा? एनर्जी क्या करेगा? अपनी एनर्जी, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर जंप करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी और फिर रिएक्ट कर रहा है। और एमिशन मींस क्या बच्चे? जब आपका यहाँ 6 से 5 पे आ गया, 6 से 4 पे आया, 6 से 3 पे आया, 6 से 2 पे आया, तो एनर्जी क्या करेगा? बाहर एमिट करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एमिशन। क्लियर है भाई? यस मैम। ठीक है, अब मैं इस एनर्जी को जो है, मुझसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये एनर्जी जो इसने बाहर निकाली, इसकी वेवलेंथ बताओ या फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है इसकी, या वेवलेंथ बताओ, लैम्डा बताओ कि कितना है। बात समझ में आई? आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि ये जो बाहर एनर्जी निकली, जब ये यहाँ पे था और नीचे आया तो एनर्जी निकली, तो कितनी निकली। अब आपके पास क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में कि लिखा है कि एनर्जी एमिट निकालना है आपको, कैलकुलेट एनर्जी एमिट निकालना है व्हेन इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ऑर्बिट टू 1, मतलब कि n जो है 2 से 1 पे जंप किया, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला उसने कितनी एनर्जी एमिट की। तो अभी हमने पढ़ा है डेल्टा निकालना है मैंने, यानी कि E2 माइनस E1 करना है, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी, जो बची उतनी एनर्जी एमिट से हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन। E2 हमारा कितना था भाई हाइड्रोजन के लिए, याद करवाया था तो किसी को याद है भाई कितनी वैल्यू थी वो? माइनस 3.1 मैम 4। माइक ऑफ करो। माइनस 3.4 थी, माइक ऑफ करो। और माइनस एनर्जी कितनी माइनस करनी है? माइनस की आपने किसकी? आपकी फर्स्ट कितने, फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी थी? 13.6। तो आपकी जो एनर्जी एमिट होगी बच्चे, वो कितनी एमिट हो रही है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा ई। अगर उसने मुझसे इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ ली कि बताओ भाई कितनी फ्रीक्वेंसी से एमिट हो रहा होगा, तो आप बता दोगे कितनी फ्रीक्वेंसी से एमिट हो रहा होगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है भाई, 10.2 आपके पास न्यू इसके एच की वैल्यू है, याद रखना। लेकिन एक बार, ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और आपकी एच की वैल्यू जो होती है वो किस में होती है? इसकी 10 - 34 क्या होती है बच्चे? जूल सेकेंड।
इसकी जूल यूनिट, ये वैल्यू जो होती है ये जूल में होती है। ये वैल्यू आपकी किसमें है बच्चे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कन्वर्ट करोगे जूल में। कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है? 1.66 into 10 की पावर -19 जूल। यही था ना? आप 10 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे कन्वर्ट करोगे? 1.66 into 10 की पावर -19 जूल। हाँ या ना? क्लियर है? यस मैम। वैल्यूज मैम। आपकी जूल में होनी चाहिए। आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लोगे। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया, वो इससे अब वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ मुझे इसका वेवलेंथ जो है वो कितनी है। तो आपके पास फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, है ना? आपका जो कोई भी आंसर आएगा उसको आप लैम्डा और सी से डिवाइड कर दोगे। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। तो एक चीज, एक वैल्यू अगर आपके पास आ जाएगी तो आपके पास सारी वैल्यूज आ सकती हैं, आ जाती हैं। ठीक है। अब मुझे अगर पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन कितनी एमिट हुई ये बताना है, तो आपके लिए फॉर्मूला है n2 - n1 + 1। ठीक है। n2 - 1 n2 - n1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 से 3 में एमिट हुआ, कहाँ से? 5 से 3 में एमिट हुआ, तो नंबर ऑफ जितने भी आपके मतलब नंबर ऑफ लाइन जो होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन जो है वो कितनी एमिट होंगी, कैसे निकालोगे? आपके पास ये फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन एमिट करने के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन के लिए फॉर्मूला क्या है भाई? n2 - n1 + 1। किसी को याद हुआ साथ के साथ फॉर्मूला? यस 2 - n1 अभी के लिए याद हो गया होगा, लेकिन आपको एग्जाम के लिए रिवाइज कर लेना, एक बार खुद पढ़ लेना तो आपको आ जाएगा। कितना आंसर आया? 5 - 3 + 1। मैम 6। 5 - 3 कितना आंसर आ रहा है भाई? किसने आंसर निकाल भी दिया? किसने निकाला भाई? जल्दी बताओ। 3 × भाई 6 क्यों आ रहा है? 2 3 3 नहीं आया? यस मैम। बोलो भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? 3 आंसर आ गया। जब आपका यहाँ पे n2 - 1 है ना? n2 - n1, अच्छा ये n2 - Yes, ma'am. n1, n2 - n1। ओके मैम। ठीक है। n2 - n। तो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला ये था। अब क्वेश्चन में एक चीज और, ये आपकी बुक के अंदर भी है, अगर इलेक्ट्रॉन n4 से n2 से n3 से कहीं से भी आपका 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फॉल डाउन कर रहा है, तो कौन सी सीरीज बोलते हैं हम उसको? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज मतलब समझे बच्चे? जो n2 वैल्यू है वो तो आपकी 1 रहेगी, जो नहीं n2 आपका कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5। जो n1 है मतलब कहां पर डाउन करेगा इलेक्ट्रॉन? आपका n1 में। बात समझ में आई? n1 में। क्लियर हुआ ये बात? तो मैं क्या बोलूंगी, कौन सी सीरीज है ये? लाइमन सीरीज है। ठीक है। ऐसे ही आपका अगर इलेक्ट्रॉन जो है फॉल कर रहा है, n2 जो है वो 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन n1 हमेशा क्या आ रहा है आपका? 2, मतलब कि दूसरे एक साइड उसमें फॉल डाउन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो मैं कहूंगी कि ये जो सीरीज है वो कौन सी सीरीज है भाई? कौन बताएगा? लाइमर और बामर सीरीज। कौन सी? बामर। अरे नहीं, अभी क्यों बताया? लाइमन में क्या होता है आपका? 2 3 4 कहीं से भी आपका कर सकता है फॉल। n1 जो है वैल्यू 1 होगी, 1 फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा तो लाइमन, सेकंड ऑर्बिट में आएगा कहीं से भी आ रहा है तो बामर सीरीज, थर्ड ऑर्बिट में गिरेगा तो पास्चन, फोर्थ में गिरेगा तो ब्रैकेट, और फिफ्थ में गिरेगा तो पिफन। क्लियर है? हाँ या ना बोलो भाई? बात समझ में? मैम यस मैम रिपीट कर दो एक बार। मैम करूं? आप ना एक बार सब सीरीज के नाम लिख के दिखा दो, कैसे लिखना है। लाइमन सीरीज जो है, लाइमन सीरीज बच्चे, लाइमन सीरीज में आपके n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 कहीं से भी गिरेगा, लेकिन n1 की वैल्यू क्या रहेगी? 1। n1 की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा? 1। मतलब 1 में गिरेगा, 1 और मतलब जो न्यूक्लियस के ठीक ये वाला ऑर्बिट में यहाँ पे आके गिरेगा इलेक्ट्रॉन ऊपर से। तो वो सीरीज जब भी बनेगी तो जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसे लाइमन सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बामर सीरीज। बामर सीरीज कब निकलेगी आपकी? जब इलेक्ट्रॉन आपका n2 मतलब कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन n1 हमेशा 2 रहेगा। बात समझ में आ गई? बामर सीरीज एक और, बामर सीरीज जो है आपकी विजिबल रीजन में आती है, मतलब कि ये इसमें मुझे दिखता है।
क्लियर है? ये जो सीरीज मतलब इसकी कोई रंग होता है, विजिबल रीजन में आते हैं ना, रंग आते हैं ना हमारे विजिबल रीजन के अंदर, विबग्योर कलर्स आया ना। Yes, ma'am. तो जो बामर सीरीज Yes, है ma'am. वो आपकी विजिबल रीजन में लाई करती है। नेक्स्ट फिर कौन सी सीरीज थी भाई? पास्चन नहीं, पास्चन थी, लाइमन, बामर, और फिर पास्चन सीरीज जो है वो आपकी Yes, ma'am. पास्चन सीरीज में N2 की वैल्यू 4, 5 समथिंग कुछ भी हो 4, सकती है, 5. और जो N1 की वैल्यू है वो 3. रहेगी 3। ऐसे ही आपकी दूसरी सीरीज का नाम है, पास्चन के बाद कौन सी थी? ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज होगी वो, उसमें क्या रहेगा आपका? N2 की वैल्यू रहेगी 5, 6, N1 की वैल्यू रहेगी 4। उसके बाद आती है पीफन सीरीज जिसमें N1 की वैल्यू रहती है 6। ठीक है, Yes, ma'am. चलो अब ये क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन क्लियर है भाई? Yes, ma'am. चलो Yes, क्वेश्चन ma'am. क्वेश्चन कह रहा है द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस। ये न्यू दिया है यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी होगी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी होगी। क्वेश्चन में ये वैल्यू याद रख लो, 3.28 क्या थी? 3.28 into 10 की पावर 15, 1 by n1 square, 1 by n2 square। अच्छा ये क्या हो रहा है, ये बात सभी लोग बता सकते हैं ना भाई? एनर्जी अगर मेरे से बोला जाए कि सेकंड ऑर्बिट की कितनी है तो मैं क्या लिखूंगी? 2.18 into 10 की पावर -18 Minus 1 by 2.18. 1 by n स्क्वायर, यही लिखूंगी ना भाई? 2 का स्क्वायर लिखूंगी यहाँ पे, मतलब कि ये 2 वाली E2 मतलब सेकंड ऑर्बिट का 2 स्क्वायर, अगर हाइड्रोजन की बात हो रही है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसी अगर मैं E1 के लिए वैल्यू लिखूंगी वो कितनी होगी? 10 की पावर -18 1 by n1 का स्क्वायर, यही होगी। Yes, ma'am. और अगर मुझसे पूछ लिया जाए E2 से E1 में आने में कितनी एनर्जी लग रही है तो मुझे डेल्टा E निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मैं E2 माइनस E1 करूंगी। और इस वैल्यू को अगर मैं इसमें से -2.18 बाहर कॉमन निकाल लूं इंटू 10 की पावर -18 को, तो मैं इसको क्या लिखूंगी? 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by 1 by n2 का स्क्वायर। n2 का स्क्वायर। क्लियर हुई बात? ये पॉजिटिव का यही आ रहा है। Yes, ma'am. ये पॉजिटिव हो जाएगा, यही आएगा इन दोनों में से। इसको माइनस, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो जो फाइनल आएगी वो ये निकल कर आएगी इक्वेशन। कोई बच्चा अगर करके देखना चाहे तो करे भी। यही आ रहा है आंसर या फिर नहीं? Yes, मैम ma'am. आरा बुक में भी यही है किसमें? मैम, बुक। यही आएगा हाँ, मैम। तो आंसर आपका यही आएगा। तो अब ये फॉर्मूला है आपका। अगर उसने किसी भी स्टेट से पूछ लिया कि इस स्टेट से इसमें फॉल डाउन किया तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो आपके पास ये फॉर्मूला है। ऐसे वे ये म्यू, अगर इसमें ई निकल जाएगा तो भाई एच न्यू निकाल सकते हो। एच क्या फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? एच क्या है? इसका डिवाइड करके 6.626। अगर मुझसे फ्रीक्वेंसी पूछ लिया जाए तो मैं 2.18 10 की पावर -18 को क्या कर दूंगी? डिवाइड कर दूंगी 6.626 इंटू 10 की पावर -34 से। और सेम बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहेंगी, हाँ या ना? अब मुझे क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है बच्चे? क्वेश्चन से थोड़ा सा हट गई, ये वाला ये था ना क्वेश्चन 3.28 इंटू 10 की पावर 15। उसने बोला कि आपको बताना है फ्रीक्वेंसी कब, यानी कि उसने मुझे ये वैल्यू गिवन करी है 2.18 इंटू 10 की पावर -18 बाय 6.626 इंटू 10 की पावर -34। ये वाली वैल्यू का आंसर ये है ना? ऑलरेडी उसने मुझे दे दिया ये वाला। उसने मुझसे इसके बारे में पूछा है कि अगर आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो कब होगी। बच्चे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब निकलेगी? जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफाइनाइट से आएगा। बोलो भाई इनफाइनाइट से आएगा, मतलब कि n1 की वैल्यू तो लाइमन सीरीज में आपको पता है 1 ही रहेगी, लेकिन n2 की वैल्यू क्या होती है? कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5 है ना? लेकिन Yes, जब ये ma'am. वैल्यू अगर इनफाइनाइट होगी, मतलब बहुत दूर से अगर आएगा इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा जो है इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो जब निकलेगी तो वैल्यू क्या होगी फ्रीक्वेंसी की? ये निकालोगे 3.28 इंटू 10 की पावर 15 एंड 1 माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट की कोई वैल्यू नहीं। आंसर कितना आ गया आपका? 3.28 इंटू 10 की पावर 15, 10 की पावर 15 पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी तो पता है क्या होती है भाई? पर सेकंड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड इसको और क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी की और यूनिट क्या होती है पर सेकंड को? अगर मुझे डिनोट करना हो किसमें, क्या होती है? कौन बता रहा है भाई? हर्ट्ज। हाँ, हर्ट्ज आपकी इसकी वैल्यू होगी, इसकी जगह में ये हर्ट्ज लिख सकती हूँ। नेक्स्ट वो मुझसे क्या पूछ रहा है बताओ भाई कि इसकी मिनिमम
मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब निकलेगी भाई? 3.28 था इंटू 10 की पावर 15 था। मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब निकलेगी? जब एकदम पास से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वैल्यू तो 1 और ये वैल्यू कितनी 2। 2 सॉल्व करोगे आपका आंसर जो आएगा 4 से डिवाइड कर दो इसको, 2.46 आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 से आपने इसको डिवाइड किया, 3.28 इंटू 10 की पावर 15। सॉल्व कर लोगे भाई? 4 माइनस 1, 2 2 जा 4, हाँ या ना? यस मैम। 2.28 10 की पावर 15 कितना आंसर था? किसी ने देखा था भाई? बता दो, या फिर मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। 2.46 इंटू 10 की पावर 15 निकाल लोगे क्वेश्चन में भाई? 15 हर्ट्ज आपकी एक फ्रीक्वेंसी ये आई, शॉर्टेस्ट। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इन दोनों में फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा थी? इस वाले की। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो कैसी वेवलेंथ होगी आपकी? शॉर्टेस्ट, शॉर्ट वेवलेंथ। और ये आपकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी। क्लियर है भाई? फ्रीक्वेंसी इसने मुझसे जो पूछी थी क्वेश्चन में, मैंने आंसर में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन आल्सो कॉल्ड एज बीटा लाइन, ठीक है, इन बामर सीरीज। इसको बीटा लाइन भी कहते हैं। लाइनमैन वाली को अल्फा बोलते हैं, फिर बामर वाली को बीटा, ठीक है भाई। वो पूछ रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन, जो सेकंड लाइन की जो बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन। मुझे बताना है कि जो सेकंड बामर लाइन है, मतलब कि अगर आपके पास N2 की वैल्यू, ये N1 की वैल्यू 2 है तो बामर होता है, ठीक है भाई। N1, ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है और ये N4 है। अच्छा, वो मुझसे बोल रहा है बीटा लाइन। अगर मेरी बामर सीरीज में अल्फा लाइन की बात करेगा तो मतलब कि यहां से जो निकली लाइन उसको मैं क्या बोलूंगी? अल्फा लाइन, ठीक है। ऐसे मेरा ये जो अगर 4 से अगर 2 पर आई तो मैं उसे कौन सी लाइन बोलूंगी? बीटा लाइन। बीटा लाइन। ऐसी लाइमन सीरीज की अगर मुझे अल्फा लाइन पूछी जाए लाइमन के लिए, तो N2 की वैल्यू तो रहेगी 2 और N1 की वैल्यू रहेगी 1। तो ये जो लाइन निकली वो कौन सी है? अल्फा। बात समझ में आ गई अल्फा और बीटा लाइन के बारे में? यस मैम। क्वेश्चन में मुझे सारी चीजें गिवन थी। उसने बोला कि सेकंड लाइन ऑफ, मतलब कि सेकंड लाइन बोलिए तो यानी कि 2 N जो 2 है वो कितना रहेगा? 4। और बामर का नाम है तो बामर मींस N1 क्या रहेगा? 2। पता है ना, बामर के लिए तो N1 हमेशा क्या रहेगा? 2 रहेगा। और ये वैल्यू आप इसको, उसने बोला है कि लाइक बताओ कि कितना आपका जो है आंसर आएगा। तो इसने क्या किया, पहले वैल्यू को किसने निकाला है? एनर्जी निकाल दी, और उसके बाद फिर क्या निकाल दिया? इसकी लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करिए। कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को अपने आप? समझ में आया बात? जैसे बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहले इसे किसमें कन्वर्ट किया? इसने जूल में। क्लियर हुई बात? लैम्डा इज इक्वल टू में Hc बाय डेल्टा ई होता है। पहले तो डेल्टा ई कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि आपको ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की याद है। नहीं भी है तो आप डायरेक्ट 2.18 इंटू 10 की पावर 18 माइनस 18 वाला लगाओ, जूल में आ जाएगी आपकी वैल्यू, सेम आंसर आएगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, एक बार अपने आप सॉल्व करके देखना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा टफ है पर इतना भी टफ नहीं है, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी। इजी है, मतलब कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। अ स्पेक्ट्रल लाइन इन द स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन वेव नंबर आपको ऑलरेडी गिवन है, याद रखना। और उसने मुझसे ट्रांजिशन पूछा है। वेव नंबर का आपको फॉर्मूला पता है भाई क्या होता है? 109677, यही था। यस मैम। N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर, यही होता है। 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका वेव नंबर के लिए। उसने मुझसे बोला है, हाँ उसने मुझे वेव नंबर ऑलरेडी गिवन दिया है 15222। हाँ बोलो बच्चे। मैम, ये जो आपने वेव नंबर लिखा है 109, इसको RH भी बोलते हैं। हाँ, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर, ये आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है वेव नंबर के लिए, ठीक है। वेव नंबर के वक्त आपने, इसने वेव नंबर की वैल्यू कितनी दी थी? 15222.22। क्वेश्चन में सॉल्व कैलकुलेशन है, जरा ध्यान देखना। 109677 और N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। क्लियर है? आप इसको इससे डिवाइड, अगर आपके पास क्या बोला हुआ है इसमें, आपको वैल्यू गिवन दी है, किसके लिए निकालनी है आपको? स्पेक्ट्रल लाइन वेव नंबर ट्रांजिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए क्या बोला है उसने मुझे निकाल बता। बामर सीरीज लिखा है, क्लियर इट लाइज इन विजिबल रीजन, कहीं लिखा है विजिबल रीजन?
अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि वो बताओ कि किस रीजन में जो फाइंड आउट करेगी अगर ये क्या है, बामर सीरीज है। अगर ये बामर सीरीज है बच्चे, n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, n1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 2। आपको बताना है कि n2 की वैल्यू जो है वो क्या है। हो जाएगा भाई? यस मैम। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, इसको इससे डिवाइड करोगे पहले, हाँ या ना, डिवाइड करोगे ना 1/5/522 को, सबसे पहले तो यहाँ जो मल्टीप्लाई में होता है इस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये 10967 डिवाइड में डिवाइड हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको n2 की वैल्यू 3 आ रही है, मैंने करके देखा है, आप भी कर लेना, आ रही है। इसको से डिवाइड करोगे, फिर ये वाली वैल्यू कर लोगे भाई, x की वैल्यू से फाइंड आउट करते हैं, यस मैम। है ना। एक बार करके देखना, जो ना आए तो मुझे बताना। n2 की वैल्यू 3 आपकी आ जाएगी, मैंने करके देखा है। तो आपके n2 की वैल्यू 3 आ गई। वो यही पूछ रहा था कि कहाँ पे, कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो 2 से 3 से आपका 2 पे लाई करेगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। अब बच्ची उसे ये कैसे पता चला कि विजिबल रीजन में लाई करेगी और बामर सीरीज होगी, है ना। कहीं लिखा नहीं है क्वेश्चन में, देखा तुमने? यस है मैम। ना। लैम्डा इज इक्वल टू में 1 वेव नंबर होता है। हम एक वेव नंबर होता है, वेव नंबर आपने जो था वो वैल्यू आपने लिखी है यहाँ पर। तो आपके पास जो है ये 6.5 10⁻⁵ ये वैल्यू जो आ गई आपकी, क्या आ गई, वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। वेवलेंथ जो इस रीजन में लाई करता है वो कौन सा रीजन होता है आपका, बामर सीरीज का। अभी हम वेवलेंथ स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, हमने स्पेक्ट्रम को छोड़ दिया था ना वहीं पे, हमने पढ़ा था ना स्पेक्ट्रम अल्फा रेज, ज्यादा हमने विजिबल रीजन उसके बारे में नहीं पढ़ा। तो ये जो वैल्यू है विजिबल रीजन में लाई करती है, और विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज होती है, मैंने आपको बताया है, बामर सीरीज। क्लियर हुई बात? ये कैसे पता चला इसे? आपके पास हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, स्पेक्ट्रम में भाई क्वेश्चन तो हो गए खत्म। अब आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लेते हैं। आप मुझे बताओ, आप क्वेश्चन कर पाओगे अपनी बुक के जो दिए हुए हैं बुक के अंदर? यस मैम। मेरे ख्याल से तो कर पाओगे। एग्जाम्पल का करवाऊं या बैक एक्सरसाइज का करवाऊं? मैम एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स कराऊं। What are the frequency of wavelength of photon emitted during transition from n5 to stable to the n equal to 2? बता सकते हो? What are the frequency and wavelength, दोनों बताना है। ये वाला पेन दिख रहा है जो दूसरा वाला लिख रही हूँ, अब लिख रही हूँ जो, मैम दिख रहा यस मैम। मैम बहुत लाइट है, वेवलेंथ ऑफ पेन वाला यूज कर रही फोटोन, वो थोड़ा मोटा चल रहा है ना, राइटिंग वो हो गया उससे, एक दूसरे के ऊपर आ जा रहे हैं वर्ड्स। एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n equal to 5 to n equal to 2 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए बताना है, तो आपका Z तो 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है बच्चे। अब आपके पास जो वैल्यू है डेल्टा E की, आपके पास फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10⁻⁻18, 5 की वैल्यू दी है 15, ये कर सकते हो भाई, हाँ है ना। n1 स्क्वायर अपॉन में n2 होता है भाई, याद रहेगी नहीं बात। 2 स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर, आंसर सॉल्व करोगे डेल्टा E की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई है, माइनस का 4.58 इंटू क्या था फॉर्मूला, n2 बाय n माइनस वो था ना, n2 बाय n n1 का स्क्वायर, सॉरी n2 का स्क्वायर अपॉन में ये n1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, e2 माइनस e1 आप कर रहे हो। आपकी वैल्यू कितनी आ गई, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ 5 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे आपकी 4.52 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, 18 जूल। क्लियर है? सॉल्व करना है आपको इसको, 5 5 25 करोगे, 25 माइनस 22 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई 2 करोगे, हो जाएगा ना। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगी। ठीक है, आपको इस चैप्टर में कैलकुलेशन है, लेकिन आप सीबीएसई एग्जाम में अपनी सिर्फ ना उतना ही छोड़ के आ सकते हो, और आपकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगी उसमें कैलकुलेशन इजी आएगी, मतलब कि एकदम से डिवाइड हो रहा होगा और मल्टीप्लाई ऐसे हो रहे होंगे। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, आपके पास फॉर्मूला है भाई डेल्टा ई इज इक्वल टू में एच न्यू, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। बोलो भाई एच न्यू इज इक्वल टू में ये फ्रीक्वेंसी निकालना है, डेल्टा ई की जो भी कोई वैल्यू आई है उसे क्या कर दोगे आप, एच से डिवाइड कर दोगे, एच की वैल्यू आप सबको पता है, बोलो भाई निकल जाएगा। फिर उसके बाद लैम्डा इक्वल टू आपको पता है सी अपॉन में नहीं होता है, लैम्डा इक्वल टू भी सी अपॉन में नहीं होता है, तो जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी उसे 3 मल्टीप्लाई इंटू 10, सी मतलब क्या 3 इंटू 10 की पावर 8, फ्रीक्वेंसी की जो भी वैल्यू आएगी वो आप रखोगे, आपका लैम्डा भी निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, हाँ एक मिनट बच्चे, कैलकुलेट दी, मैं बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हूँ, अगर कोई बच्चे के पास बुक है तो वो भी देख लो भाई और पूछ लो बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन। कैलकुलेट दी एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, निकाल लोगे हीलियम प्लस की एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस एनर्जी भी निकालनी है और आपको ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एनर्जी भी निकालनी है और रेडियस भी निकालनी है, रेडियस भी बताना है। क्लियर है? एनर्जी क्या होगी भाई -2.18 इंटू 10 की पावर -18 हमने किया है ना, z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर आया ना। यस मैम। z की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट बोला है ना, फर्स्ट ऑर्बिट n की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा -8.72 इंटू 10 की पावर -18। ठीक है, ऐसी रेडियस के लिए भी आपके पास वैल्यू है 0 इसको आप पिकोमीटर में निकालो, n क्या था वही वैल्यू क्या थी, n बाय z था, n स्क्वायर बाय z, मैम n स्क्वायर पिकोमीटर में निकालो, चाहे एंगस्ट्रॉम में लिखो तो 0.529 हो जाती है, और अगर नैनोमीटर में लिखो तो 0. जो पहले मैंने लिखी थी ना वो वैल्यू नैनोमीटर में है ना भाई। मैम हाँ बोलो। जो आपने आर की ये वैल्यू लिखी है 552.9, मैम आपने तो आगे ये लिखा था 0.529। लिख नहीं, आप ये भी लिख लो Yes, बच्चे, ma'am. 0.529 n स्क्वायर बाय z पर आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। राइट, आपको बस एग्जाम में याद रखना है कि ऑप्शन में आपको क्या गिवन है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपका जो आंसर निकले वो पिकोमीटर लिखा हो एग्जाम में, तो आपको देख उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बार तो मैंने तुम्हें बोला था ये कन्वर्जन याद कर लो, देखो एक बार प्रैक्टिस करो भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इस तरीके से करते हैं ना कन्वर्जन, एसईएम नैनोमीटर पिकोमीटर में एक बार करके देखो कि आप कन्वर्जन करते हुए क्या क्या चेंज करते हो, ये है तो ये नैनोमीटर में जाता है। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। आप मैं बैक एक्सरसाइज का मैंने तुम्हें बोला था कि एक बार क्वेश्चन देख लो। बैक एक्सरसाइज की किसी ने कोई क्वेश्चन देखे बताएं भाई। इससे पता है मैं बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर बता दूं, अगर तुम लोगों के पास बुक है तो होमवर्क में करोगे अपने आप। 1 मिनट, होमवर्क में इसमें क्वेश्चन यस मैम। हमारे पास तो क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन दैट वुड बी एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, फोर्थ बोर ऑर्बिट से ये फॉल कर रहा है आपका किसमें, सेकंड बोर ऑर्बिट में। हाउ ट्रांजिशन दिस रेडिएशन करस्पॉन्ड टू हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन देखो इस तरीके से आएंगे आपके एग्जाम में, थोड़ा सा अलग कर दिया तो सारी चीजें किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए, और पूछ किसके लिए लिया है, हाइड्रोजन एटम के लिए। बात समझ में आई क्या किया गया है इसमें? आपसे उसने सारी चीजें बोल दी कि डेल्टा ई जो है आप पहले निकालो किसके लिए भाई, हीलियम एटम के लिए जो ट्रांजिशन हुआ है उतनी ही एनर्जी लगेगी हाइड्रोजन एटम के लिए, पर मुझे बताना है कि हाइड्रोजन एटम में जो ट्रांजिशन है वो कहां से कहां तक होगा। जैसे कि हीलियम एटम के लिए जो फोर्थ से सेकंड में हो रहा है उसके लिए जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी मैंने हाइड्रोजन के लिए यूज करी, पर मुझे बताना है कि हाइड्रोजन जो है वो कहां तक जंप कर जाएगा, कहां से कहां जंप करेगा उतनी एनर्जी में। बात समझ में आई? यस आपके पास फॉर्मूला है 13.6 z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला हमारा। यस मैम। यस मैम। ट्रांजिशन फ्रॉम 5 स्टेट टू द n इक्वल टू 2। हमने जो ये पीछे क्वेश्चन किया था, इस वाले क्वेश्चन में जो वैल्यू थी वो
क्या रखा था हमने, n2 इक्वल टू 1 यही रखी थी ना, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि इसने बोला था 5 से जंप हो रहा है 2। मैम हाँ बोलो बच्चे। आपने जो 1/n का 2 का जो स्क्वायर लिखा है ना, यहाँ n1 आएगा शायद, क्योंकि मैम अरे फॉर्मूला हाँ नहीं, फॉर्मूला पीछे हमने यही लिखवाया था, n का 1 का स्क्वायर ना, और यहाँ पर n 2 का स्क्वायर। क्वेश्चन में ये है कि आपका जो वो है ट्रांजिशन है वो फिफ्थ से किसमें हो रहा है, सेकंड में हो रहा है। जब आपका फिफ्थ से सेकंड में होगा तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिफ्थ 1/5 का स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर। बात क्लियर है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, क्लियर हुई बात। ओके मैम। दोबारा से जब आपने इसमें अपनी वैल्यू जो है वो पुट करोगे, ये वाले में 13.6 वाले में, तो आपकी डेल्टा ई की जो वैल्यू है बच्चे वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। क्लियर हुई इतनी बात, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी जो वैल्यू आ रही है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन में बताओ कि जो इतनी एनर्जी अगर मैं उसे दूंगी तो वो कहां से कहां एब्जॉर्प्शन होगा। हाइड्रोजन के लिए भी सेम वैल्यू रहेगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू में क्या, डेल्टा ई इज इक्वल टू बच्चे क्या 13.6 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। n1 जो है वो मेरा क्या है बच्चे 1 और माइनस n2 मुझे निकालना है, और वैल्यू कितनी है भाई इसकी एनर्जी की 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व हो जाएगा भाई, हाँ भैया, यस मैम। ठीक है। सेम एक बार इसको करके देखना, इसको मैंने नहीं किया भाई, उस वाले को मैंने करके देखा था तो आंसर उसका 3 आ रहा था। इस वाले को आप खुद करके देखना 10 कैसे आप करोगे, ठीक है मैम। बोलो। मैम इस क्वेश्चन में यही था ना कि जो हीलियम की जो एनर्जी है, अगर वो हाइड्रोजन पे होती है तो उसका वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, वो कहाँ से आएगा, मतलब यही एनर्जी अगर मैं हाइड्रोजन को दूंगी तो वो मतलब जो वो उसमें कितनी है, कहाँ से आएगा, कहाँ से वो ग्राउंड मतलब फर्स्ट स्टेट में आएगा या कहाँ से कहाँ तक आएगा। उसने ये पूछा है वो मुझे कि मुझे एन, वो तो एक्चुअली मुझे ये पूछ रहा है कि मुझे बताओ n2 क्या है n1 क्या है, दोनों ही पूछ रहा है, ठीक है। आप 10.2 को डिवाइड करो 13.6 से और n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर किया हमने, और जो वैल्यू आएगी आपकी निकल के इसमें n2 माइनस n1 का स्क्वायर है ना, n1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n2 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो 10.2 13.6 आना चाहिए। तो इसने इस वैल्यू को निकालने के लिए पहले क्या किया, वहां बामर वाले भी क्या किया था, कैसे पता किया था, 1/लैम्डा, आपको क्या निकाला था इसने, लैम्डा की वैल्यू निकाली थी पहले। हाँ लैम्डा की वैल्यू जिस रीजन में लाई कर रही है, ये रीजन होता है यूवी रीजन के अंडर, तो उसने बोला कि ये सीरीज जरूर लाइमन सीरीज होगी, तो इसलिए n1 में आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये बात मैं आपको स्पेक्ट्रम कल हम मतलब स्पेक्ट्रम जो इसमें हम वैल्यूज एक बार याद करा देंगे कि किस कहां से किस रीजन से किस रीजन से, नहीं तो अपनी बुक में आप खुद एक बार देखना, उन वैल्यूज को याद करना और तुम मुझे बताना, ठीक है, कि कहां से कहां लाई करती हैं आपकी जो वैल्यूज हैं। विजिबल रीजन में कहां से कहां लाई करती हैं, यूवी रीजन में कहां से कहां लाई करती हैं, दो तो याद रख लो, इंफ्रारेड, यूवी और विजिबल, ठीक है, 3। ओके आपने जो एनर्जी की वैल्यूज निकलवाई थी हाइड्रोजन की, जैसे E2 माइनस E1, तो मैम ये जो वैल्यू आई है ये सारी भी लर्न करनी है, ये वाली, हाँ ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है। लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि बताओ हाइड्रोजन का एनर्जी जो है E4 से E3 में आने पे कितनी रिलीज हुई। तो आपको ऑलरेडी अगर डेल्टा E4 की अगर एनर्जी 4 की पता रहेगी कितनी होती है, माइनस 0.85 था कुछ था ऐसे, 8486 कुछ था, उसके बाद 3 की आपको पता रहेगी कितनी थी भाई, किसी को याद हो तो मैम -1.5 तो तुम डायरेक्ट इसमें डेल्टा ई निकाल सकते हो, E4 माइनस 3 करके, इसलिए बोला था। नहीं तो आपको इस फॉर्मूले से करके दिखानी पड़ेगी 2.18 into 10 की पावर माइनस 18 1/n स्क्वायर n1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले को पुट करोगे उससे निकालोगे तो वो भी सेम ही इतनी आएगी, या फिर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 13.6 लिख के, राइट। ओके मैम। तो वैल्यू उतनी ही आएगी चाहे आप इस फॉर्मूले से रखो चाहे उससे, पर ये एग्जाम के लिए बता दिया जाता है कि आपको तुरंत याद रहे कि फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, थर्ड ऑर्बिट की कितनी है, ठीक है। ओके प्रियंका, आप एंड करने वाले हैं, चलो ठीक है, बाय एवरीवन। रुको 1 मिनट, बाय, रुको ये क्वेश्चन अपने आप करना, ठीक है, एक बार अपने आप करना। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या बोला है, 2 ग्राम हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन इसने कितना लिया है? 2 ग्राम। फाइंड द एनर्जी इन अर्ग्स। जूल को अर्ग्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? मैम हाँ बोलो बच्चे। मैम टेस्ट का पीडीएफ भेज देना। ओके, और ये जो वैल्यू है जो आप निकालते हो ये किसके लिए आती है भाई? ये वाली वैल्यू जो आती है जूल पर एटम के लिए आ रही है। बात समझ में आई? कितने के लिए आ रही है? जूल पर एटम के लिए आ रही है। आप इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करोगे, कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को हम कल इसी यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को एक बार कर लेना। इसके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम क्लास में मतलब पिछली क्लास में शायद करवा चुकी हूँ, तो आप इसको भी एक बार देखना, ठीक है? और ये होमवर्क है आपका। और होमवर्क, मैम हाँ आप कल कराओगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम में करवा चुकी हूँ बच्चे, लेकिन आपको मैं वैल्यूज याद करवा दूंगी कि यूवी में कहाँ से कहाँ तक होती है, विजिबल में कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करती है। कल हम बोस मॉडल के जो ड्रॉबैक्स हैं वो देखेंगे। बोस मॉडल के क्या ड्रॉबैक थे कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मतलब सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक ही वो बात कर पाया था, बाकी स्पेक्ट्रम्स के बारे में वो बात नहीं कर पाया, ठीक है? ये लिमिटेशन थी। और उसने क्या भाई क्या था उसमें, जो हाइड्रोजन में जो लाइन और जो ये इलेक्ट्रिक ज़ीमान इफेक्ट होता है ये नहीं बता पाया था, ये स्टार्क इफेक्ट जो होता है वो नहीं बता पाया था आपका बोर्स मॉडल। क्लियर है? मैम टेस्ट का पीडीएफ भेज देना मैम। ओके बच्चे, मैम आगे का जो टेस्ट होगा उसमें होमवर्क कर ले। हमें मुझे बोल रहे हो ये भेज देना वो भेज देना, तुम बच्चे होमवर्क जरूर कर लेना प्लीज प्लीज प्लीज।